हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस फिजिक्स हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी, ओहम्स लॉ के बारे में बात की थी और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट के बारे में बात की थी। साथ में एक फॉर्मूला भी बनाया था, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। आज हम लोग रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और देखने वाले हैं और साथ ही में एक नई टर्म हम लोग सीखेंगे, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी उसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेजिस्टेंस जैसे आप लोगों को पता है कि क्या चीज थी। रेजिस्टेंस है कि चार्ज को फ्लो होने से रोकने के लिए या उसके रास्ते में रुकावट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस आप लोगों ने फॉर्मूला देख लिया कि वोल्टेज अपॉन करंट होता है, तो इसका मतलब ये हो गया रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता है। जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में रेजिस्टेंस का ये जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला जो है वो और हो जाता है, लेकिन वो आपको प्लस टू के अंदर आता है। लेकिन रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और है जहाँ पे एक्चुअली रेजिस्टेंस की वैल्यू मैटर करती है कि किस तरीके से कैलकुलेशंस होती हैं। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। वट इज रो, वट इज एल, वट इज ए? चलिए स्टार्ट करते हैं। रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर हम लोग इसको रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। रेजिस्टिविटी किसकी? मटेरियल की। ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है यहाँ पे आपने मटेरियल ही लिखना है। अगर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया तो ये आपका गलत कंसिडर होगा। ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे मटेरियल लिखना है। मटेरियल मतलब आयरन है, मटेरियल मतलब कॉपर है, मटेरियल मतलब ग्लास है। क्या मटेरियल है आपके पास? रेजिस्टिविटी मैंने बुक से चेक किया, रेजिस्टिविटी अकेला नहीं है, इलेक्ट्रिकल भी उसके साथ अटैच किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। रो इसको हम लोग बोलते हैं RHO, रो। इसको मतलब प्रोनाउंस कैसे करना है? रो। एल, एल आप लोगों के लिए आसान है, लेंथ ऑफ द मटेरियल या फिर कंडक्टर, जिसमें से मतलब करंट आपका पास या चार्ज पास हो रहा है। लेंथ ऑफ द मटेरियल भी आप इसको बोल सकते हो। ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थिकनेस भी आप बोल सकते हैं, ये कितना मोटाई है जिस कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं, जिस मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट की एक्चुअली में बात कर रहे हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। लेंथ और एरिया में हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, लेकिन जब आप रो की बात करते हैं तो वहां पे हमारा फोकस मटेरियल पे रहता है। तो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। एक फैक्टर और भी है जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला में नहीं दिख रहा है, दैट इज टेम्परेचर। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम लोगों ने जब ओहम्स का लॉ रीड किया था तो वहां पे हमने क्या देखा था कि ओहम का लॉ एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर की वैल्यू सेम रखी जाती है। तो इसीलिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इस फॉर्मूला में हम लोग जो भी कंडीशंस है उनमें टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो टेम्परेचर रिमेज द सेम। तो इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर वाला फैक्टर नहीं किया गया। बट एक्चुअली में अगर टेम्परेचर सेम नहीं है, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस पे भी पड़ेगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी चेंज होती है, कम या ज्यादा एज पर द टेम्परेचर। ठीक है जी। तो ये बात हमारे पास ज्यादा नहीं है टेम्परेचर के बारे में, वो अभी अगेन आपको प्लस टू में ही पढ़ने को मिलती है। प्रॉपर एक फॉर्मूला भी नया आता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको पेपर में आता है ना कि राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो ये आप चारों चीजें लिखोगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको अपन नेचर ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं। मटेरियल का नेचर क्या है? मेटल है, नॉन मेटल है, एलॉय है, इंसुलेटर है। एल, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कितनी लंबाई है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस कितना है। एंड टी, टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे ये चीज हो रही है। तो ये चार फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब इस फॉर्मूले को देखते हुए मेरे को चीजें क्या दिख रही है? जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। रुकावट होगी तो करंट क्या होगा? करंट कम हो जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
अगर वोल्टेज आप सेम रखते हैं तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, आर बढ़ाओगे तो करंट कम हो जाएगा। उसके बाद एरिया, एरिया हमने देखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है, वायर की थिकनेस बढ़ती है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये बहुत आसान है समझना। अगर आप लोग अपनी एक फैन की वायर देखोगे और एक एसी की वायर देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देता है। फैन की वायर बहुत पतली सी होती है, लेकिन जो आपकी एसी की वायर जा रही होती है वो मोटी होती है, थिकनेस बड़ी होती है, क्योंकि ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा, और एसी को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे भी क्या है, अगर आर कम हो गया तो करंट विल बी इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इंक्रीज हो रहा है, एरिया के साथ डिक्रीज हो रहा है। उसके बाद है रो। रो देखिए हर मटेरियल की अलग अलग होती है, तभी हमने वहां पे नेचर ऑफ द मटेरियल की बात की है, ऑब्जेक्ट या कंडक्टर नहीं लिखा हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखिए मटेरियल क्या हो सकता है, सपोज करो मेरे पास मेटल है, मटेरियल, मेरे पास दूसरी चीज क्या होती है, एलॉयज, जो मेटल मेटल या नॉन मेटल मेटल से मिलके बनते हैं। दूसरी एक और चीज क्या होती है अपने पास, होता है इंसुलेटर्स होते हैं। अब जो मेटल्स होते हैं वो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर है, तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं इधर लिखता हूँ, आर जो है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर रो की वैल्यू ज्यादा होगी रेजिस्टिविटी की, तो रेजिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो जो यानी कि इसका रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो यानी कि ये करंट या चार्ज को इजीली फ्लो करने देते हैं। इसीलिए हमारे पास जो वायर्स होती है वो कॉपर की होती है, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की होती है, क्योंकि ऑल दीज आर मेटल्स एंड मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन अब एलॉयज की बात करते हैं। अब एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल से तो ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। मतलब आप इनको एज अ गुड कंडक्टर तो नहीं कहोगे, लेकिन फिर भी ये एक ऐसे कंडक्टर का काम करते हैं जिनका यूज हम लोग अपने घरों में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपके घर में प्रेस होगी, गीजर होगा, रोड होगी, टोस्टर होगा, ये सारी चीजें क्या करती हैं, इन सारी चीजों को हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से हीट एनर्जी चाहिए होता है। तो वो हीट जो प्रोड्यूस कर रहा है वो एलॉय होता है, जो आपका वो एक कॉइल सी बनी होती है हीटर में, आपने ऐसे देखी होगी, या हीटर में भी या उसमें इलेक्ट्रिक रोड में भी, वो एक एलॉय का काम करती है। वो एलॉय सॉरी एलॉय की बनी होती है। एलॉय मतलब मेटल मेटल का या मेटल विद नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। तो वहां पे क्या होता है, कंडक्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है। रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मेटल्स से रेजिस्टिविटी एलॉय की ज्यादा लेकिन इंसुलेटर से बहुत ज्यादा कम होती है। तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो गया, मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में हो गया। तो इसलिए करंट का फ्लो करने देते हैं लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से मेटल्स कर सकते हैं। आगे आगे जी इंसुलेटर, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई होती है, इतनी ज्यादा हाई होती है कि जो रेजिस्टेंस है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं करता। मतलब करंट क्या हो जाता है, एक तरह से जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस आपका बोल सकते हैं कि अप्रोचेबल टू इन्फिनिटी। जैसे आपका लकड़ी हो गया, वुड, प्लास्टिक, ये सब क्या है, आपके इंसुलेटर्स हैं। आप इनको अपने प्लग में डाल के आप आसानी से इनको हाथ लगा सकते हो, चाहे स्विच ऑन कर दो, क्योंकि इंसुलेटर्स हैं, ये करंट को पास ही नहीं होने देते। जब चार्ज पास ही नहीं होगा तो हमें कोई शॉक लगेगा नहीं। तो इसीलिए इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी वेरी 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 हाई, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हाई हो गया और करंट कितना आ गया, करंट अप्रोचेबल टू जीरो हो गया। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी होता है जो डिपेंड करता है कि आपके पास जो मटेरियल है वो एक्चुअली में क्या चीज है। और इसीलिए हमने कहा है कि वो नेचर ऑफ द मटेरियल है, ऑब्जेक्ट नहीं है या कंडक्टर नहीं कहेंगे आप लोग, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोगों ने ये रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला रीड कर लिया। अब यहाँ पे एक बात यहाँ पे सुनिए, रेजिस्टिविटी भी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहले मैं इधर ना दो बॉक्स बनाता हूँ, यहाँ पे तो लिखता हूँ रेजिस्टेंस के फैक्टर। यहाँ पे भी एक चीज आपको समझनी है बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरे साइड में लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। चलिए पहले तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मैं आपको समझाता हूँ दो चीजें जो आप लोग आसानी से अभी समझ सकते हो।
रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है? लेंथ पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, जिसको मैंने थिकनेस भी बोला है। तीसरी चीज क्या है? नेचर ऑफ मटेरियल। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बना हुआ है उस पर डिपेंड करती है। प्लास्टिक की बनी हुई है चीज तो रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा, आयरन की बनी हुई है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। एंड फोर्थ हमने पढ़ा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में हालांकि डिस्कस नहीं हुआ इतना, लेकिन फिर भी 4 फैक्टर्स हैं। रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। पहला फैक्टर, क्या ये लेंथ पे डिपेंड करता है? जी नहीं, लेंथ पे इसका कोई रोल नहीं है, तो लेंथ की क्रॉस लगा दो। लेंथ चाहे कम है चाहे ज्यादा है, रेजिस्टिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे? जी नहीं, इस पे भी क्या लगा देंगे? कांटा लगा देंगे। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी इस क्वेश्चन को रखिए, इस पे भी क्रॉस लगा दो। क्या ये नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल जी, ये नेचर ऑफ मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड होता है। अभी बात की मेटल है तो रेजिस्टिविटी बहुत कम है, लेकिन इंसुलेटर है तो रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? जी हाँ, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होने पे भी रेजिस्टिविटी की वैल्यू बदल जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। लेंथ और एरिया चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, रेजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे इनका बराबर असर पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों का ये हो रहा होगा मन में कि R इज इक्वल टू, जब रो L बाय A होता है, और अगर हम लोग रो की यहाँ पे वैल्यू बात करें तो R इंटू ए बाई एल बन गया, तो फिर रो ए और एल पे डिपेंड कर तो गया। बट लेट मी टेल यू वेरी वन थिंग वेरी क्लियरली, ये रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला ड्राइव होता है, उसमें एरिया और लेंथ की आपस में तो नहीं, मतलब ये पैरामीटर्स कट आउट हो जाते हैं। एरिया और लेंथ कट आउट होने की वजह से जो रो है वो आपकी एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं रहती। मेन फॉर्मूला और है, मैं आपको वैसे लिख देता हूँ फॉर्मूला क्योंकि मुझे याद है, तो इसीलिए m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, ये होता है फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का। आपको याद नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ ए, तो ये मेन फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का जो मेन फॉर्मूला है उसमें लेंथ और एरिया आता है, इसलिए वो एल और ए पे डिपेंड करता है। लेकिन रो में एल और ए आपस में फिर मैं बोल जाता हूँ गलत है, एल और ए खत्म हो जाते हैं, इसीलिए वो रेजिस्टिविटी जो होती है वो आप लोगों की लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें हैं, नेचर ऑफ मटेरियल एंड सेकंड वन इज टेम्परेचर। तो इनका भी रिलेशन इन्हीं फॉर्मूले से बना है, लेकिन अब हम लोग उसमें नहीं जाने वाले क्योंकि आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। तो रो का अब हम लोग बनाएंगे एसआई यूनिट। कैसे बनाएंगे, लेट अस सी। रो का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिख लिया है, एल आर ए बाय एल, ये हमने लिखा। यूनिट बनानी है मुझे, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। आपके वैसे भी याद होनी चाहिए, लेकिन एग्जाम में ये आपको बनाने के लिए भी कही जा सकती है, तो इसीलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे बना सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम होती है, ये आपको पता है। एरिया की मीटर स्क्वायर होती है और लेंथ की मीटर होती है, ऐसा यूनिट। तो मीटर के साथ एक मीटर कट गया, क्या बच गया? ओम मीटर आपके पास बच गया, और ये यूनिट आ गई। ऐसा यूनिट किसकी आ गई? ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई। यानी रेजिस्टेंस को अगर एम से मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर से, तो ये यूनिट बन जाएगी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। ओके, अब वही चीज फिर से, डिफाइन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। 1 ओम मीटर को डिफाइन करना है, कैसे करेंगे? अब आर की वैल्यू क्या कर दो? 1 ओम, वही पुराना तरीका है अपना। एरिया को कर दो 1 मीटर स्क्वायर या 1 यूनिट स्क्वायर, और लेंथ भी कितनी कर दो? 1 मीटर कर दो। तो रेजिस्टिविटी कितनी आ गई? 1 ओम मीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन a conductor is having length of 1 meter and area of cross section is 1 meter square and its resistance is 1 ohm, then the specific resistance or electrical resistivity is said to be 1 ohm meter. एरिया, लेंथ, रेजिस्टेंस सभी अगर 1 हो जाए तो जो रेजिस्टिविटी बन के आएगी उसे हम लोग 1 ओम मीटर कहेंगे। ये तो होगा 1 ओम मीटर को डिफाइन करना।
लेकिन मैं इधर लिखता हूँ डेफिनेशन ऑफ 1 ओहममीटर। लेकिन कई बार कहते हैं एग्जाम में तो क्या आ जाता है, डिफाइन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें यानी कि रो को। तो उस केस में आप लोग ये 1 वाला नहीं लिखेंगे, उन्होंने यूनिट का नहीं पूछा डिफाइन करने के लिए, उन्होंने आप लोगों से रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए बोला है। तो आपका पता है आंसर क्या बनेगा, आप कैसे लिखने वाले हो, इट इज द रेजिस्टेंस of that object whose length and area of cross section are unity। ये उस ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों क्या होते हैं, यूनिटी यानी कि 1 होते हैं। बड़ा आसान है, देखिए रो का फॉर्मूला क्या है, आर ए बाई एल। अब डेफिनेशन क्या कहती है, ए और एल दोनों को 1 कर दो, ठीक है, ये 1 मीटर स्क्वायर मान लो, ये 1 मीटर मान लो, तो आर रो इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। और हमने क्या लिखा है, इट इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का whose length and of area of cross section are unity, जिसका दोनों की वैल्यू क्या होगी, यूनिटी यानी कि 1 होगी। और वही हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या आता है, देखिए क्वेश्चन ये आ जाएगा, अ वायर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच होता है खींचना, टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस एंड resistivity of the wire। एक वायर है, उसको खींचा है उसकी ओरिजिनल लेंथ से डबल तक, और अब नया रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पता करें। बड़ा ही आसान है। रेजिस्टिविटी पे पहले अपन बात कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा है कि रेजिस्टिविटी एक तो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है और एक टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे तो वायर को खींचा गया है, यानी कि मटेरियल में कोई चेंज नहीं, ना टेम्परेचर की कोई बात हुई है, तो यानी कि वायर को आप खींच दो, मोटा कर दो, पतला कर दो, छोटा कर दो, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी में नो चेंज। वायर को स्ट्रेच कर दिया, शॉर्ट कर दिया, डबल कर दिया, जो मर्जी कुछ करते रहिए, उसकी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा जब तक आप उसका टेम्परेचर नहीं बदलेंगे या जब तक आप उसका नेचर ऑफ मटेरियल नहीं बदलेंगे। तो इसलिए रेजिस्टिविटी पे क्या आएगा, यहाँ पे नो चेंज, कोई असर नहीं आएगा। रेजिस्टेंस पे चेंज आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है। मान लो फर्स्ट केस में जो वायर है उसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, मटेरियल का नेचर रो लगा लो और रेजिस्टेंस आर है, लेट इट बी इक्वेशन 1। अब जब अपन ने वायर को खींच दिया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, उसको मैंने लिख दिया आर डैश। मटेरियल का नेचर को तो नहीं बदला अपन ने, तो रो का रो ही आएगा। लेंथ ट्वाइस कर दी, पहले एल थी अब कितनी कर दी है, 12 कर दी है, डबल कर दिया, उतने तब तक खींचा जब तक कि वो डबल ना हो गई। अगर पहले 10 मीटर थी, खींच के 20 मीटर कर दिया, तो यानी कि अब जो ओरिजिनल लेंथ से डबल हो गया, तो यानी कि 12 हो गया। क्या वायर को खींचने पर एरिया यानी थिकनेस पे असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर आपके पास एक रबड़ हो, आप उसको खींच दो तो वो आपको पतली होती दिखाई देती है, तो इसका मतलब क्या है, एरिया भी यहाँ पे बदलेगा। अब एरिया कितना बदलेगा, जितना आपका लेंथ चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसी के प्रोपोर्शन में एरिया डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि एरिया हो जाएगा A/2। अगर वायर आपने खींची है, स्ट्रेच लंबी की है, तो एरिया उतना ही कम हो जाएगा उसी प्रोपोर्शन में, तो दैट इज वाई A/2। तो यानी 2 पर जाएगा तो 2 × 2 4 हो गया, रो L/A। रो L/A की वैल्यू क्या है, 1 से R है, तो इसका मतलब क्या है, जो नया रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले से 4 गुना हो जाएगा अगर आपने वायर को डबल कर दिया। और उसका आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन स्ट्रेचिंग में जब भी बात आएगी तो एरिया हम लोगों ने ऑटोमेटिकली चेंज करना ही करना है।
अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि उसी प्रपोर्शन में कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं आप लोगों को एक तरीका और बताता हूँ मैथमेटिकली। आपको पता है कि अगर कोई एक चीज को दूसरी चीज में बदला जाता है तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है। अब वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया एक सर्कुलर है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो सिलेंडर वाला लगेगा, दैट इज एरिया इनटू लेंथ। आप मान लो पहले केस में वायर का एरिया ए है और लेंथ एल है, तो ए इंटू एल हो गया। दूसरे केस में एरिया ए डैश मान लो और लेंथ कितनी हुई है डबल, तो 2l हो गया। अब एल से एल कट गया तो ए डैश की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई 2 आ गई। तो देखिए यहाँ पे भी वही चीज आ रही है, नया एरिया पुराने वाले एरिया का हाफ हो गया, और वही मैंने कहा है। अगर मान लो 3l होता तो ए बाई 3 लिख देते, 4l होता तो ए बाई 4 लिख देते। तो इस तरीके से आप लोगों का क्वेश्चन ये इस तरीके से सॉल्व होगा। क्लियर? आई होप कि आपको टॉपिक आज के सेशन में समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।